Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट आपका फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस के जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इसके ऑक्सी एसिड्स हैं, इसके जो ऑक्साइड है, इवन आपके कंपेरिजन इन बिटवीन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस है, इसमें बच्चों आपका एक जो वर्ड है, इसमें एक्चुअली फॉस्फोरस वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो इसमें देखो सबसे पहले बेटा देखो ग्रीक वर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक बेटा वर्ड होता है फॉस्फोस, फॉस, ठीक है, PHOS। इस फॉस का बेसिक मीन होता है लाइट, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है PHORUS, यहाँ से रिलेट करते हैं तो फिरो वर्ड आपका डिफाइन होता है ग्रीक में। तो दिस इज ए ग्रीक वर्ड, तो इसका मतलब आपका लाइट होगा, और ये फिरो का मतलब होता है कैरी। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो मिलता है आपको लाइट कैरियर, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस जो लाइट को कैरी कर रहा है, ठीक है, तो उसको बेटा हम लोग जनरली कॉल कर देंगे। एक्चुअली इसका डेफिनेशन तो नहीं है ये, बट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस वर्ड जो आया है ये ग्रीक जो वर्ड है उनसे कंबाइन करके लिया गया है, ठीक है ना। तो जिसका मतलब होता है लाइट कैरियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये जो फॉस्फोरस इसको एलिमेंटल स्टेट डिफाइन करने के लिए बेटा जो नाम आता है वो लेबुशियर, ठीक है। लेबुशियर प्रूव्ड दैट द एलिमेंटल स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट को फॉस्फोरस के एलिमेंटल स्टेट उसको लेबुशियर ने डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपैरिजन, और ये जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को लेके, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला आपको मैं बताऊं कि आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा। तो आपको पता है कि जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, वो आपकी रहती है 2.1। और जो नाइट्रोजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये आपको मिलती है 3.0, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। तो पता चला है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, फॉस्फोरस से आपको अधिक दिख रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आपके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अट्रैक्शन ही होता है ना, कि नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर, जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी आपके नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम होगी, बिकॉज इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है और फॉस्फोरस की आपकी है 2.1। तो जिसकी वजह से क्वेश्चन ये भी होता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, तो जो फॉस्फोरस है वो जनरली, मैं यूज कर रहा हूँ बेटा जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से शो करता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंट वैल्यूज हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरह अगर हम मूव करें तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो फॉस्फोरस का, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो बच्चों कितना होगा, +5 होगा, ठीक है, ग्रुप नंबर। और जब इसकी तो आपका मैक्सिमम हो गया, जब इसकी मिनिमम की हम लोग बात करेंगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8 करते हैं तो आपको -3 देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर फॉस्फोरस, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस अगर सेंट्रल एलिमेंट है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है, तो उस केस में, और एज इट इज में सेम प्रोसेस की बात करूं कि नाइट्रोजन भी कहीं प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के साथ, सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका सपोज +5 है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कौन आसानी से होल्ड करेगा, ठीक है। तो जो फॉस्फोरस का +5 वाले जो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे वो जनरली आपके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ना, फॉस्फोरस +5 कंपाउंड्स आर नॉट एज ऑक्सीडाइजिंग एज ऑफ नाइट्रोजन +5, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान देना, ये तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बात डिफाइन हो जाती है। अगर आपका मिनिमम के लेके आते हैं, अगर फॉस्फोरस अगर सपोज बेटा -3 के अंदर है और नाइट्रोजन भी आपका सपोज -3 के अंदर है, ध्यान दो। तो अब इस केस में जब दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा होगा, बताओ बच्चों। तो जो फॉस्फोरस -3 वाला है ये आपका मच, हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो मच स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन -3।
तो बिल्कुल फिक्स मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे तो उसी पॉइंट को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि देखो ध्यान से कि फॉस्फोरस जो है, जो हम रिड्यूसिंग एजेंट को लेके बात करेंगे, तो फॉस्फोरस किसी भी गिवन कंपाउंड -3 अगर स्टेट के अंदर है तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट जो पावर है, जो नेचर, वो आपका मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन -3। लेकिन जब +5 को लेके बात करी जाएगी तो उसमें फॉस्फोरस जो +5 है वो आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग की तरीके से काम नहीं करेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग की तरीके से काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अदर कंपाउंड्स को लेके। तो ध्यान देंगे कि जैसे मान के चलो ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपकी नाइट्रोजन की 3 है और फॉस्फोरस की 2.1 है, तो उसके साथ एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे पेंटावेलेंट स्पीसीज को लेके, तो जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, वो आपके पेंटावेलेंट कंपाउंड्स को आसानी से जनरेट करता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पेंटावेलेंट जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको ईजिली जनरेट नहीं करता है। तो इसके पीछे रीज़न होता है कि फॉस्फोरस के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, इसके पास 3D, और आपको पता है यहाँ पे थर्ड पीरियड आपको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इस तरीके से। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 3D आपका बिल्कुल वेकेंट होता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं फॉस्फोरस के साथ, तो फॉस्फोरस के पास क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो 3D ऑर्बिटल है वो आपका यहाँ पे वेकेंट रहेंगे, अवेलेबिलिटी रहती है वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो फॉस्फोरस के जो पेंटावेलेंट स्पीसीज हैं वो अपने कोवैलेंट नेचर को होल्ड करते हैं। कैसे बच्चों? कोवैलेंट नेचर को होल्ड करते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, तो जिसकी वजह से वैसे पता है सेकंड सेल की तरफ आपका मूव हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको डी तो ऑर्बिटल मिलने की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपका ये पेंटावेलेंट स्पीसीज आपका नहीं फॉर्म हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करता है? तो उसके पीछे आपका सिंपल सा पॉइंट है साइज, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपकी कैसी है बच्चों? काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। हम बात कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द नाइट्रोजन। लेकिन फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का जो साइज़ है वो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली बिगर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बच्चों भी डिस्कस की थी, वो आपकी लो होगी। एज वेल चार्ज डेंसिटी की बात कर लेती है तो नाइट्रोजन के साथ जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो भी आपको हाई मिलती है, लेकिन फॉस्फोरस के साथ जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको कैसी मिलती है? लो। तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन क्या है वो अपने पी पाई बॉन्ड को फॉर्म करता है आसानी से, और फॉस्फोरस का जो साइज है वो बड़ा होने की वजह से ये जो हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं फॉस्फोरस की, ये अपने पी पाई बॉन्ड को डेवलप नहीं करता है बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो आपका फॉस्फोरस है उसकी ऑकरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, नाउ दिस इज दी ऑकरेंस, ठीक है। देखते हैं हमारे नेचर के अंदर किन किन डिफरेंट मिनरल्स की फॉर्म, मिनरल्स के अंदर आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट बेटा आपका होता है Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। इसका जो नाम होता है दिस इज द रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, ध्यान दो बच्चों, दिस इज द रॉक फॉस्फेट। क्लियर है? Ca3PO4 ट्वाइस, इसको रॉक हम फॉस्फेट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग फॉस्फोराइट के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। फॉस्फोराइट के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल्स को लेके, तो वहाँ फोकस करेंगे। इसे नेक्स्ट बेटा आपको मिनरल्स की बात करें तो Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaCl2, इसको बेटा हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दिस इज क्लोरो, राइट। क्लोरीन आपका आ रहा है तो क्लोरो एपिटाइट, ठीक है। क्लोरो एपिटाइट के नाम से इसे हम कॉल करते हैं। बट ये आपकी जो मिनरल्स है वो बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इनके अगर ये नेम आ जाते हैं तो कभी कभी आपको यहाँ पे और पहचानने को पूछी जा सकती है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ डिफॉल्ट आपका है नहीं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन को लेके, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे फॉस्फोरस को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, इट इज रिटॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, रिटॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, रिटॉल्ड प्रोसेस की बात करेंगे तो रिटॉल्ड प्रोसेस के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉस्फोराइट मिनरल या जिसको हम बोन एस भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दो, इसके अंदर रिटॉल्ड प्रोसेस के अंदर जो हम बेसिक यूज करते हैं वो कौन कौन से हमारी रिएक्टेंट रहेंगे। तो ये रहता है बच्चों फॉस्फोराइट मिनरल, या फिर आपका इसको हम लोग बोन एस के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉस्फोराइट, अभी हमने डिस्कस आपसे किया था। फॉस्फोराइट को मैंने रॉक फॉस्फेट के नाम से भी कॉल किया था। तो देखो CA3PO4 ट्वाइस। ठीक है, दिस इज द रॉक फॉस्फेट या फिर आपका फॉस्फोराइट। इसके साथ हम फॉलो करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हम फॉलो करेंगे। तो वहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपका रहना चाहिए अराउंड 60% कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसका इसको हम फॉलो करेंगे। लिटिल बिट हम लोग इसे हीट कर देते, तो हीट करने से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो कैल्शियम है वो आपको 3Ca+2 की स्टेट में जाएगा। और ये फॉस्फेट की बात कर लेते हैं तो आपका ये ट्वाइस है, मतलब PO4 आपका ये ट्वाइस। टोटल चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है +6, तो इस पर -6 आना चाहिए, तो आपका -3। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3 मतलब -6। इधर से आपको पता है कि हमारा जो एसिड है वहाँ से आपको H+ आयन मिलेगा, बाकी आपको मिलने वाला है सल्फेट आयन। तो क्लियर सा पॉइंट है, कैल्शियम जाएगा कि बेटा सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो बना कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो PPT के फॉर्म में नीचे जाके तो आपका सेटल हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको मिलेगा कंपाउंड, एक एसिड मिलेगा H3PO4। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन H+ है, यहाँ से आपका ये फॉस्फेट पार्ट, तो H3PO4 बन जाएगा। H3PO4 जो बन रहा है इसका आपका जो नाम होगा, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एक एसिड का यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्मेशन। ठीक है, ओके इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन करूँ कि यहाँ पे अभी आपका H3PO4 बन चुका है, तो अभी इसी H3PO4 को हम लोग एवोपोरेशन कराएंगे, मतलब थोड़ा सा हीट यहाँ पे सप्लाई और करेंगे। तो एवोपोरेशन प्रोसेस होने से यहाँ से आपका पहले पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर चला जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बाहर जाने से यहाँ पे मिल जाएगा आपको HPO3। और HPO3 जो है इसका नाम आपका होगा मेटा, बेटा ये फॉस्फोरिक एसिड से फॉर्म हुआ है तो दिस इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड का हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन, इट इज HPO3। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड को अगर बच्चों मैं यहाँ पे रिड्यूस कराना चाहूँ तो हम लोग कार्बन का यूज करा सकते हैं। तो इसके साथ क्या कराना है कि आपके मेटाफॉस्फोरिक एसिड आप कार्बन कोक का यूज करा दो, तो यहाँ से आप प्रोडक्शन प्रोसेस सपोर्ट होगा, जिससे HPO3 में जो फॉस्फोरस है वो चेंज हो जाएगा आपके व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर, ये P4 के स्टेट में, तो व्हाइट फॉस्फोरस आपको यहाँ से मिल जाएगा। और प्लस आपका जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, ये और प्लस आपको मिलेगा लिटिल बिट अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, वो पूरा प्रोसेस को देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिटॉर्ड प्रोसेस में हम लोग किसको फॉलो करते हैं, फॉस्फोराइट मिनरल को यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोन एस के नाम से भी कॉल करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको हम रॉक फॉस्फेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 ट्वाइस। फॉलो करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको याद रखना है ठीक है, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, कोई इस पर इतना फोकस नहीं करता है। बाकी इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने से आपको पता है कि यहाँ पे आपका ये जो सॉल्ट दे रखा है ये आपके डिसोशिएट करेंगे, तो जो आपका CA3PO4 है ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा कैटाइंस एनाइंस की फेज में। और एसिड के पास भी आपको H+ सल्फेट आयन देखने को मिलेगा, कैटाइन एनाइन। तो यहाँ से सिर्फ आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है, कौन सी हो रही है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, जहाँ से आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, वो PPT की फॉर्म में जाकर नीचे आपका सेटल हो जाएगा, और प्लस मिलेगा H3PO4। अभी H3PO4 इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हाईएस्ट आपका डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो आपका जनरल एसिड है, कॉमन एसिड है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे इवोपोरेशन करा देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा, आपको मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि एक एसिड से ही फॉर्म हुआ है तो इसको हम एक लास्ट में जोड़ा जाएगा, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर यहाँ से मेटाफॉस्फोरिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन कराने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकालते हैं, जरा ध्यान दो, HPO3 निकालते हैं ऑक्सीजन फॉर द फॉस्फोरस। हाइड्रोजन का तो बच्चों आपका +1 हो जाएगा, फॉस्फोरस का X हो जाएगा,
+3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से ये बनेगा माइनस उधर +6, तो +6 -1 कर देंगे तो आंसर आपको मिलेगा +5। तो देखो, क्योंकि एक एसिड से फॉर्म हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल, तो एक क्वेश्चन होता है कि अगर चाहे आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करो या वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करो, तो जनरली रिएक्शन में क्या होता है कि आपका वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक मैकेनिज्म के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आपका चेंज हुआ नहीं, ये आपको डेफिनेटली मिला +5। तो क्या करें, इसका हम रिडक्शन करा सकते हैं। रिडक्शन कराने से बच्चों मेरे को P4 चाहिए, व्हाइट फॉस्फोरस चाहिए, तो मतलब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ लेके आना, +5 से 0, तो रिडक्शन कराना तो आप कोक का यूज कर सकते हो सिंपल। तो बेटा कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और बाकी आपको वाटर मॉलिक्यूल में व्हाइट फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट, एक्चुअली यहाँ पे आपके वेपर्स ऑफ फॉस्फोरस मिल जाते हैं व्हाइट फॉस्फोरस के, उससे आप कंडेंस कर सकते हो। और कंडेंस जब करते हैं तो वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के नीचे आके कंडेंस हो जाता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, इसको आपको ध्यान रखना है। रिटॉर्ड प्रोसेस को किस तरीके से कैरी ऑन हुआ है आपको समझ में आ गया हो कंप्लीट स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये बेटा मॉडर्न प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है प्रिपरेशन का, इट इज़ ए मॉडर्न प्रोसेस, ठीक है। तो मॉडर्न प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या कराते हैं वो ध्यान से आपको देखना है। तो मॉडर्न प्रोसेस के अंदर इसका एक नाम और होता है इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इलेक्ट्रोथर्मल वर्ड है। तो थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर, कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड बात करी जा रही है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये आपको देख सकते हो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसका, फॉस्फोराइड का। और फॉस्फोराइड तभी हम लोगों ने पढ़ा था CH3PO4। तो इस प्रोसेस के अंदर जो हम कराते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये की पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ, जो हम अभी बात कर रहे थे कैल्शियम फॉस्फेट को लेके, जिसको हम लोग बात कर रहे थे फॉस्फोराइड, तो उसका फॉर्मूला रहेगा Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। तो इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, बेटा रिडक्शन कराना है तो ऑब्वियसली हम लोग कार्बन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पूरा करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपकी सेल देखने को मिलती है पूरी, जहाँ पे कैथोड होता है, एनोड होता है ना। बाकी वहाँ पे हम लोग स्लैग वगैरह भी यूज करते हैं, CaSiO3, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रॉपर यूज करते हैं, तो वो सेल में नहीं बना रहा हूँ। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और जो हम फॉलो करने वाले हैं सिलिका के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है। सिलिका के साथ हम लोग इसे हीट करेंगे। अब क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पे रिएक्शन आपकी क्या हो गई वो समझो। तो ले लेते हैं Ca3PO4 फॉस्फोराइड ले लिया मैंने, ये फॉलो करेगा सिलिका SiO2। एंड आपको पता है कार्बन का हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ध्यान दो बेटा, कार्बन का आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। अब रिएक्शन को परफॉर्म करा लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दो कि ये जो आपका Ca3PO4 है सिलिका के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से बच्चों क्या करेगा, कैल्शियम इधर आपका मूव करेगा। तो ये बेटा एक स्लैग का फॉर्मेशन करता है CaSiO3, ठीक है। दिस इज इज स्लैग, तो ये स्लैग का फॉर्मेशन करता है। प्लस यहाँ से आपका रिलीज करेगा P4, ठीक है। P4 बेटा आपकी वेपर्स की फेज मिलेगा, ध्यान दो ये आपको मिलेगा वेपर्स की फेज मिलेगा और बाद में कंडेंस करेंगे। और प्लस बेटा कार्बन है तो बेटा वो कन्वर्ट होगा CO के अंदर, ठीक है। उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, तो CO प्लस P4 ये दोनों ही आपको वेपर्स की फेज में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्या है कि ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली में P4 के साथ CO भी प्रेजेंट है, तो CO को फिर साइड करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो फिर CO के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या कराएंगे, प्योरीफिकेशन कराएंगे। तो इस प्योरीफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम लोग किसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस को कंट्रोल करने के लिए और CO को रिलीज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप K2Cr2 का एसिडिफाइड है ना, उसको आप यूज कर सकते हो, जो इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो हम यूज करते हैं K2Cr2O7। जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है।
और ऑक्सीडाइज करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा फास्फोरस। तो ये आपका मॉडर्न प्रोसेस है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में आपको सर्कल कर देता हूँ, टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आप कराते क्या हैं प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट आपका रिडक्शन कराते हैं किसका, ये बेटा हम कराते हैं फॉस्फोराइट ओर का, ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस करा रहे हैं इसलिए। और सिलिका के बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। कार्बन आपके इलेक्ट्रोड यहाँ पे हो गए, तो यहाँ से आपको स्लैग मिलता है CrCO3, P4+CO मिलता है आपको वेपर्स के फेज में, ठीक है। बाकी प्योरीफिकेशन की बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, तो हम लोग K2Cr2 फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2 का आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज द मॉडर्न प्रोसेस। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसकी एलोट्रोपी को लेके, वाले एलोट्रोपी को लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा वो एलोट्रोपी को रिलेट करेगा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि फॉस्फोरस की जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, वो किस किस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको मिलता है। तो फॉस्फोरस बच्चों एलिमेंटल फेज की अगर मैं बात करूं, तो आपके बेसिक अगर आपको बात करेंगे तो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल एलोट्रोपिक फॉर्म है, जहाँ पे आपको फर्स्ट आपको डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए वाइट, या फिर इसको हम येलो भी बोलते हैं, ठीक है, वाइट या येलो फॉर्म। इसके बाद सेकेंड फॉर्म की हम लोग बात करते हैं, तो ये बच्चों डिफाइन करते हैं रेड। और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो दिस इज ए ब्लैक, ठीक है। तो ये आपकी 3 प्रिंसिपल एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसके अंदर आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है, ठीक है। और जब ब्लैक फॉस्फोरस की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें एक अल्फा फॉर्म भी होती है, एक आपकी बीटा फॉर्म भी होगी, ठीक है, अल्फा फॉर्म एंड आपकी बीटा फॉर्म। इसके बाद कुछ अदर भी आपके फॉस्फोरस रहते हैं, जिसमें हम स्कारलेट बोलते हैं, ये आपका वॉयलेट फॉस्फोरस होता है। तो उन सब पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हमारे पास सपोज व्हाइट फॉस्फोरस अवेलेबल है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई P4, ठीक है, टेट्राएटॉमिक। तो दिस इज दी वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस से हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म के अंदर, इट इज़ टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपन सपोज सिंपल बोल सकते हैं व्हाइट से अपन को फिर येलो से रेड में चेंज करना है, फिर ब्लैक में चेंज करना है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, बट इट इज़ टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एज वेल एज मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे जो एक आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था N2 गैस आपके लिए बहुत सफिशियंट है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपके इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए रहेगी N2 गैस। तो वाइट फॉस्फोरस से अगर इसको मैं हीट करता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं इसको हीट करता हूँ अराउंड 550 केल्विन पे, ठीक है, एंड फॉलोइंग दी इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो यहाँ से आपको मिलता है रेड फॉस्फोरस, यहाँ से मिलता है आपको रेड फॉस्फोरस। और यहीं से अगर वाइट फॉस्फोरस से अगर इसको मैं हीट करता हूँ अराउंड 470 केल्विन पे अंडर पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक फॉस्फोरस में, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना होगा कि आप थोड़ा टेम्परेचर को ध्यान रखना कि किस टेम्परेचर पे, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट, बहुत खास डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे 550 है, यहाँ पे आपका 470 है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि 500 आप याद रखो कॉमन, 500 से ऊपर थोड़ा सा करोगे तो आपको वाइट फॉस्फोरस से रेड मिल जाएगा, और फिर आप 500 से थोड़ा सा नीचे आओगे 470 तक, तो आपको मिल जाएगा ब्लैक फॉस्फोरस। तो एक ही सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। तो वाइट फॉस्फोरस बच्चों एक आपका कॉमन फॉर्म है फॉस्फोरस का, जो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी आपकी हाई रहती है। इसके बाद जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने लिखा था येलो, तो येलो कर लिखने के पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप वाइट फॉस्फोरस को सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हो, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में से आप एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज सनलाइट, तो यहाँ से आपको वाइट फॉस्फोरस जो है, जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है, ये आपको दिखने लगता है येलो कलर के अंदर। किसमें दिखता है बच्चों? येलो कलर के। इसलिए मैंने आपको ऊपर येलो और व्हाइट लिखा हुआ है एक साथ, ठीक है। तो ओपिनियन अगर इसे आप रखते हो तो बेटा हाईली रिएक्टिव होता है, जो आसानी से क्या है व्हाइट से आपके येलो में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसमें एक सिंपल सा पॉइंट क्या होता है कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसके ऊपर एक थिन फिल्म आपकी रेड फॉस्फोरस की जनरेट हो जाती है। ध्यान दो, जो वाइट फॉस्फोरस है उसके ऊपर आपकी एक रेड कलर की आपकी एक रेड फॉस्फोरस की एक पर्टिकुलर एक थिन फिल्म आपकी होती है जनरेट। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूँ, सेकेंड पॉइंट को लेके वाइट फॉस्फोरस को, तो वाइट फॉस्फोरस बच्चों आपका ट्रांसपेरेंट होता है एज वेल एज सॉफ्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एंड सॉफ्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए बच्चों ये आपको बैक्सी सॉलिड के अंदर मिलता है और इसलिए इसको हम बोलते हैं कि नाइफ जो चाकू है उससे आप आसानी से इसे कट कर सकते हो। तो नाइफ से कट करने के पीछे जो आपका रीज़न है वो यही है कि ये सॉफ्ट है, बैक्सी है, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से आप इसे बिल्कुल कट कर सकते हो। इसी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, जो हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेके, है ना। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू होती है वो होती है 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, ये इसकी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू। तो ये आपको सॉफ्ट बैक्सी सॉलिड के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस में। तो व्हाइट फॉस्फोरस इसकी जो स्मेल है पर्टिकुलर है ना, ये आपको गार्लिक स्मेल, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे। तो वाइट फॉस्फोरस आपको डिफाइन करते हैं हम लोग गार्लिक स्मेल के साथ। ठीक है, गार्लिक स्मेल को ये आपका डिफाइन करता है एज वेल एज इट इज़ हाईली इरेक्टिव एंड दी पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, ये आपका पॉइजनस भी होता है और आपका हाईली इरेक्टिव होता है हैविंग दी गार्लिक स्मेल। अब इसी के साथ यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजीज़ भी बच्चों डिस्कस करी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉसी जॉ। ठीक है, ये आपकी डिजीज़ है, दिस इज कॉल्ड फॉसी जॉ। तो फॉसी जॉ इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज़ जिसमें हम बात करते हैं इस डिजीज़ के अंदर जो बोन्स हैं उनका डिके होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इन विच जॉ बोन्स डिके, जो जॉ बोन्स हैं उनका आपका डिके होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फॉसी जॉ। ये आपको डिजीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है वाइट फॉस्फोरस की वजह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ, एक्चुअली ये जो डिजीज़ है ना, लॉन्ग कॉन्टैक्ट में अगर आपका वाइट फॉस्फोरस या फिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री जहाँ पे वाइट फॉस्फोरस का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है ना, किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन या डिफरेंट केमिकल या ड्रग्स को फॉर्म करने के लिए, तो जो वहाँ पे काम करते हैं तो मतलब वो लोग हाईली कॉन्टैक्ट रहता है उनका फॉस्फोरस के साथ, तो फिर यहाँ पे फॉसी जो उनके लिए होना बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, उनको हो जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर के साथ अगर रिएक्शन परफॉर्म करेगा आपका वाइट फॉस्फोरस तो क्या फॉर्म करता है। तो ध्यान दो, जब ये एयर के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो बच्चों यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज तो करेगा वो तो समझ में आ रहा है, और ये ग्लो करता है एयर के प्रेजेंस में बच्चों, क्या ग्लो करता है। ठीक है, ग्लो इन डार्क। ठीक है, ग्लो इन डार्क, डार्क में बच्चों कैसा करता है, ग्लो करता है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसे प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं कैमिलो सेंस करके बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो लाइट आपकी रिलीज होती है, ठीक है, इन द डार्क। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे जो कंपाउंड की बात करूँ वो मैं रिएक्शन की देखेंगे तो P4 वाइट फॉस्फोरस व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 5 मोल्स, तो यहाँ से देखने को आपको मिलता है P4O10। ये आपका डायमर फॉर्म है। मोनोमर फॉर्म की बात करेंगे तो आपको 2 मोल्स P2O5 भी आप लिख सकते हो। तो ये कंपाउंड यहाँ पे आपका फॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल पाओगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो P2O5 आपको मिल रहा है, तो ये एक्चुअली बच्चों डेंस फ्यूम होती है, और फॉस्फोरस अगर वाइट फॉस्फोरस अगर कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के तो यहाँ पे बच्चों बर्निंग होती है, मतलब बोल सकते हैं कैचेस दी फायर। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे अकेला खुला नहीं छोड़ते हैं, इसको हम लोग बेटा कहाँ रखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको हम रख देंगे, तो जिससे आपका जो आपका वाइट फॉस्फोरस है वो P4O10 या P2O5 के अंदर चेंज नहीं होगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों क्यों रखते हैं, बिकॉज ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ध्यान दो, बिकॉज बेटा ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन सॉल्बिलिटी बच्चों कहाँ होती है इसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ध्यान दो, बिकॉज ऑफ पोलरिटी नेचर। ठीक है, लाइट और लाइक की प्रॉपर्टी जो होती है ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर बेटा ये डिजोल्व होता है आसानी से व्हाइट फॉस्फोरस। जिससे बात करूँ तो कार्बन डाइसल्फाइड हो गया आपका, CH2 हो गया, या फिर आपका CCl4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इनके साथ ये आसानी से सॉल्युबल हो जाता है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ओपनली नहीं रखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको हम सेफ रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेलोजेंस के साथ रिएक्शन। तो जब हेलोजेंस के साथ बात करते हैं तो आपके ये जो कंपाउंड्स है, फॉस्फोरस जो एलिमेंट है, ये दो टाइप के हैलाइड्स आपके फॉर्म करता है। एक बच्चों फॉर्म करता है ट्राई हैलाइड, ठीक है, ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। और सेकंड कैटेगरी की बात करूं तो ये आपके पेंटा हैलाइड्स का भी फॉर्मेशन करता है। ट्राई हैलाइड्स की बात करूं तो रिएक्शन आप नीचे देखो ध्यान से कि दिस इज अ व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ Cl2, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4 मोल ऑफ PCl3, ठीक है। और जब इसके हम पेंटावेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ देखो आप P4 के साथ 10 मोल्स ऑफ Cl2, तो यहाँ से आपको आंसर मिलता है 4 मोल्स ऑफ PCl5। तो ये पेंटावेलेंट यहाँ से आपका ये पेंटाहेलाइड और आपके ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों समझ में आ गया। जहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग करके पूरी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी आपको एक्सप्रेशन में आएंगे ये 6 मोल्स इसके हैं, यहाँ पे इसके 10 मोल्स क्लोरीन का चाहिए, तो इस तरीके से आप पेंटाहेलाइड और आप ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना। ये सिंपल सा आपका प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद एल्कलीज। अगर मैं एल्कलीज मान लेते हैं बेटा NaOH, तो NaOH के साथ अगर मैं रिएक्शन परफॉर्म कराऊंगा तो क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, NaOH के साथ अगर व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन परफॉर्म करेगा और ये एक्वस NaOH होगा, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो गैस है PH3 फॉस्फिन गैस आपकी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं जरा। वैसे आपको मैंने पहले के लेक्चर आप देखो तो वहाँ पे आपको NaOH की सारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी एक साथ, इसलिए NaOH के बारे में पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये NaOH फॉलोइंग दी एक्वस, एक्वस का मतलब बच्चों हम लिख देते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जो P4 है रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से आपको मिलेंगे इसके ऑक्साइड्स, फिर आपको मिल जाएगा इसका एसिड, ठीक है। तो एसिड, वो जो एसिड फॉर्म होगा फिर वो एसिड क्या करेगा, आपकी बेस एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट आपको जो मिलता है वो मिल जाता है NaH2PO2, ये आपको सॉल्ट। इसमें से अगर आप इसे आयोनाइज करोगे ना तो यहाँ से मिलेगा Na+ और यहाँ से मिल जाएगा H2PO2-1। तो ये तो पार्ट बच्चों कहाँ से, मैं जो बात कर रहा था ना फॉस्फोरस और वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपको यहाँ से एसिडिक पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका बेसिक पार्ट है NaOH, और रिजल्टेंट में आपको क्या मिलेगा PH3। ये आपकी गैस यहाँ से मिलती है फॉस्फिन गैस, ठीक है ना। ये आपको यहाँ तक फॉस्फिन गैस आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो बना ना NaH2PO2, व्हाट इज दिस, दिस इज दी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, लास्ट में आइट है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का करेगा ये फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अगर बच्चों व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एस ब्लॉक लाइक मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो यहाँ से ये फॉर्म करता है बेटा फॉस्फाइड, मतलब Mg3P2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फॉस्फाइड। तो मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करेगा बच्चों आपके एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव मेटल फॉस्फोरस, तो यहाँ से फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फॉस्फाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो P4 के साथ कैल्शियम की रिएक्शन होगी तो बनाएगा Ca3P2, दिस इज ऑल्सो कैल्शियम फॉस्फाइड। तो फॉस्फाइड का फॉर्मेशन ये ईजिली कर पाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके रिड्यूसिंग नेचर को लेके, ठीक है। तो रिड्यूसिंग इसका जो एक्शन है या जो नेचर है आपके व्हाइट फॉस्फोरस का, वो किस तरीके से आपका डिफाइन होगा। तो कुछ रिएक्शन लेने वाले हैं, उसके बेस पे आपको समझ में, जैसे बच्चों हम बात करते हैं सल्फेट या फिर आप ले लो H2SO4, तो H2SO4 को बच्चों ये कन्वर्ट कर देता है SO2 के अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट की बात करूं, सेकेंड पॉइंट को दें, अगर आपको HNO3 मिलता है तो उसको ये चेंज करता है NO2 के अंदर। मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट में बात करूँ, अगर आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया है तो कॉपर सल्फेट जो होगा उसको ये चेंज Cu+2 है तो ये कॉपर में इसको चेंज कर देगा, मतलब आपको रिड्यूस करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं और पॉइंट लूँ तो सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर के साथ तो Ag+1 अगर आपका होगा तो उसको चेंज करेगा सिल्वर के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। चलो रिएक्शन पे चलते हैं तो आपको और पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट रिएक्शन कि व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद H2SO4, बैलेंसिंग हम लोग बाद में करेंगे, पहले स्टेप को समझते हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस ये बच्चों क्या करेगा, यहाँ से आपका जो H2SO4 है यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन +6 है, इसको आपके +4 में चेंज करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है ना, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बच्चों ये चेंज किस्म का फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, मतलब ये बना लेगा H3PO4
यहाँ से ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से आसानी से ऑक्सीडाइज हो चुका है। और यहाँ से ये जो आपका सल्फेट का जो सल्फर है ना, इसको बच्चों ये चेंज कर देगा ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो SO2 के अंदर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज का मतलब बेटा आपका रिडक्शन, ठीक है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग एक्शन यहाँ पे आपका परफॉर्म हो रहा है और लिटिल बिट अमाउंट आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आप निकाल पाओगे, बहुत सिंपल है। अगर आप P4 के साथ लेके आओगे HNO3, तो HNO3 बच्चों आपको पता है ये कन्वर्ट करेगा बेटा NO2 के अंदर, ध्यान देना। प्लस यहाँ से आपको मिलेगा P4 बच्चा कन्वर्ट होगा H3PO4 के अंदर, ऑक्सीडेशन हो चुका है, बाकी इसका रिडक्शन हो चुका है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन और ये आपका यहाँ पे रिडक्शन, और प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, कॉपर सल्फेट के साथ। ध्यान दो, P4 के साथ अगर आप CuSO4 लेके आओगे एक्वस मीडियम का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से आपको जो Cu+2 की स्टेट है ये चेंज हो जाएगी कॉपर के अंदर। और P4 तो आपको पता ही है वो चेंज डेफिनेटली होगा फॉस्फोरिक के अंदर, ये H3PO4 चेंज करेगा और मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन को लेके, सिल्वर को लेके जरा बात कर देते हैं। इसमें अगर आपका P4 के साथ सिल्वर ले लेते हैं बेटा AgNO3 सपोज ले लिया, फॉलोइंग द एक्वस मीडियम वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है बेटा Ag प्लस चेंज होगा आपके सिल्वर के अंदर, और प्लस मिलेगा आपको यहाँ से H3PO3 प्लस मिलता है H3PO3, एक्चुअली ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाता है H3PO4 के अंदर, ठीक है। रिजल्टेंट आपको देखने को ये मिलेगा, प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लेके हम डिस्कस करेंगे। अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर, ध्यान दो क्वेश्चन है कि अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बच्चों आपको मिल रहा है 560 केल्विन, इस टेम्परेचर पे अगर आप हीट करते हो व्हाइट फॉस्फोरस को तो वो रेड में चेंज होती है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपको 500 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस है ये चेंज होता है बच्चों रेड फॉस्फोरस के अंदर, और 500 से नीचे जाओगे तो वो ब्लैक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट आप एक प्रॉपर्टीज़ को और ध्यान रखना, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, ध्यान दो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सर्कुलेशन करा रहे हैं, ठीक है, CO2 गैस का अगर मैं सर्कुलेशन कराऊंगा आपके व्हाइट फॉस्फोरस के साथ, ध्यान दो बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ अगर मैं CO2 गैस का सर्कुलेशन कराऊंगा तो फिर वहाँ से आपको एक जो पर्टिकुलर फ्लेम मिलती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ई कोल्ड ग्रीन फ्लेम। कोल्ड ग्रीन कलर की फ्लेम आपको देखने को मिलेगी अगर आप CO2 गैस से कराओगे सर्कुलेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्लियर। ये इसकी बेटा प्रॉपर्टीज़ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, हेडिंग पे इसके स्ट्रक्चर की समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करते हैं तो फॉस्फोरस आपको मिलता है P4 टेट्राएटॉमिक के फेज में देखने को मिलता है। टेट्राहेड्रल आपको इसकी ज्योमेट्री वगैरह होगी, 4 फॉस्फोरस कॉर्नर पर किस तरीके से अटैच होंगे, जहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। जब स्ट्रेन की वैल्यू काफ़ी हाई होती है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप में कैसा होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए आपका व्हाइट फॉस्फोरस का हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एंगुलर स्ट्रेन है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेन बढ़ने से आपका मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिविटी है रिएक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, देखो 4 कॉर्नर पे 1 2 3 और एक आपका ये 4, चारों कॉर्नर्स पे आपने फॉस्फोरस को इस तरीके से अटैच करा दिया और ये आपके सेंटर पे इस तरीके से अटैच होंगे। जहाँ पे आपकी स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहाँ पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू बच्चों होती है 60 डिग्री, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, प्योर पी बॉन्ड लेंथ, ये होती है 221 पाइकोमीटर, ठीक है, 221 पाइकोमीटर। तो एंगुलर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ने की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी व्हाइट फॉस्फोरस की वो बहुत अधिक होती है। नाउ कम्स रेड फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस के क्वेश्चन आते हैं, रेड फॉस्फोरस रिएक्शंस कम से कम आते हैं, बस इसकी प्रॉपर्टी ध्यान देना बेटा रेड फॉस्फोरस को लेके, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस के बारे में आपको मैं बताऊं तो रेड फॉस्फोरस नाम में बच्चा यहाँ पे रेड जुड़ा हुआ है तो इट इज डेफिनेटली हैविंग द डार्क रेड कलर। ऑर्डरलेस होती है, नॉन पॉइजनस होती है, पॉइजनस बच्चों आपकी व्हाइट होती है, ठीक है। ये आपको मिलेगी डार्क रेड कलर के अंदर एंड ऑडियोरलेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो बेटा ये आपकी होती है नॉन पॉइजनस, ठीक है, नॉन पॉइजनस पाउडर फॉर्म में मिलती है और आपकी बच्चों इनसॉल्युबल होती है, चाहे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट हो चाहे आपका CH2, ठीक है, नॉन पोलर हो, दोनों के साथ कैसी होती है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबिलिटी करती है रिप्रेजेंट।
इसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो जो आपका रेड फॉस्फोरस है ये आपका मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस के कंपेरिजन में आपका रेड फॉस्फोरस क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है। ये आपकी स्टेबिलिटी की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि डार्क के अंदर ये ग्लो करता है वाइट फॉस्फोरस, तो ये आपका ग्लो नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उस पर ज़रा बात करते हैं। अगर आपका रेड फॉस्फोरस होगा, अगर मैं वहाँ पे क्लोरीन लेके आऊँगा, ठीक है, और इसको फिर हीट करना पड़ेगा क्योंकि स्टेबल आपका होता है ना, तो ये बेटा तब कन्वर्ट होगा आपके PCl5 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉस्फोरस का। अगर बच्चों मैं सोडियम लेके आऊँगा तो यहाँ भी आपको हीट देना पड़ेगा, ये कन्वर्ट होगा आपके सोडियम फॉस्फाइड के अंदर। बैलेंसिंग कर लो तो यहाँ पे आपके 3 सोडियम आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर के साथ। तो 2 फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विद सल्फर इट इज अ रेड फॉस्फोरस, यहाँ भी आपको हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P2S3। ठीक है, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं रेड फॉस्फोरस को हीट करता हूँ फिर कंडेंस कर देता हूँ तो फिर वहाँ से आपको मिल जाता है वाइट फॉस्फोरस, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कम्स स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा तो उस पर बात कर लेते हैं। तो बेटा जो रेड फॉस्फोरस है ये एक्चुअली में आपको पॉलीमरिक फेज में देखने को मिलता है, पॉलीमरिक फेज में जाके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है वो पॉलीमरिक चेन के अंदर P4 टेट्राहाइड्रल को डिफाइन करता है। ठीक है, और अभी तक एग्जैक्टली इसका जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर स्ट्रक्चर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट तो किया गया है कुछ इस तरीके से पॉलीमरिक फेज में। फॉस्फोरस 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 एंड फॉस्फोरस, इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर दो, ये ओपन रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल्स आप बनाओ यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे इस तरीके ये भी यहाँ से ओपन। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पॉलीमरिक फेज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट किया गया बट इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अभी तक किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर व्हाइट फॉस्फोरस को बच्चों हम लोग हीट करते हैं अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 12,000 ATM। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ से ब्लैक फॉस्फोरस फिर देखने को मिल जाएगा। तो मैं कंडीशन थोड़ा बताऊँ, रेड फॉस्फोरस को अगर हम हीट करते हैं अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर की बात करोगे तो बच्चों रहता है 12,000 ATM प्रेशर, तो उस केस में रेड फॉस्फोरस विल कन्वर्ट इनटू द हाईली पॉलीमराइज्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको मिलेगा ब्लैक फॉस्फोरस इट इज़ दी ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थो रोम्बिक फॉर्म के अंदर आपको देखने को इवन क्यूबिक फॉर्म में मिलता है, इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई है फिनिश। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस पे। ठीक है, तो वो लेक्चर आपको देखने को नेक्स्ट में मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।